एक नए और बेहद दिलचस्प गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर होने जा रही है जो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और पूरी साइंटिफिक कंप्यूटिंग की दुनिया की एकदम बुनियादी नींव है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का हमारा फोकस है नमपाई यानी न्यूमेरिकल पाइथन और उसके अंदर होने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर। और इसके लिए हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है हाँ। वो है मास्टरिंग नमपाई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड वेक्टर कैलकुलेशंस नाम का एक बहुत ही विस्तार से लिखा गया मटेरियल है। हाँ, और इस पूरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य या कहें कि हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर नमपाई को इन सभी आधुनिक तकनीकों की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है और इसके जो कोर ऑपरेशंस हैं वो वास्तव में बैकग्राउंड में काम कैसे करते हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हम्म। हम आज यहाँ सिर्फ कोड की लाइंस नहीं पढ़ने वाले हैं। हम उस मैजिक को उस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे जो इतने बड़े डेटा सेट्स को बस कुछ ही मिलीसेकंड में प्रोसेस कर देता है। देखिए, किसी भी टूल की गहराई में जाने से पहले उसके अस्तित्व का कारण समझना बहुत जरूरी होता है। अक्सर शुरुआत में ये सवाल सामने आता है कि जब पाइथन जैसी भाषा में पहले से ही लिस्ट्स मौजूद हैं, हाँ, जो कितनी भी लंबी हो सकती हैं। सही कहा, तो फिर हमें नमपाई अरेज की क्या जरूरत पड़ गई? असल में पाइथन लिस्ट एक बेहद फ्लेक्सिबल कंटेनर की तरह होती है। उस एक ही लिस्ट में टेक्स्ट, नंबर्स और अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स एक साथ रखे जा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है ना? सामान्य प्रोग्रामिंग के लिए हाँ, लेकिन डेटा साइंस में यही फ्लेक्सिबिलिटी एक बोझ बन जाती है। नमपाई अरेज इस मामले में बिल्कुल अलग है। ये स्ट्रिक्ट होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब एक एरे में सिर्फ एक ही तरह का डेटा होगा? हाँ, अगर नंबर्स है तो सिर्फ नंबर्स होंगे। एक मिनट, अगर मैं इसे एक डेवलपर के नजरिए से देखूं तो पाइथन लिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी तो एक फीचर होनी चाहिए। एक ही जगह सब कुछ स्टोर करना आसान होता है, तो नमपाई में हर चीज को एक ही डेटा टाइप तक सीमित कर देना क्या एक तरह से पीछे जाना नहीं हुआ? इसे इतना रिस्ट्रिक्टिव क्यों बनाया गया? ये शर्त रिस्ट्रिक्टिव लग सकती है, लेकिन यही इसकी रफ्तार का सबसे बड़ा राज है। जब डेटा होमोजेनस होता है तो सिस्टम को पहले से पता होता है कि एरे में हर एक एलिमेंट मेमोरी में कितनी जगह लेगा। अच्छा। इस वजह से नमपाई डेटा को मेमोरी में एक लगातार यानी कंटिजियस ब्लॉक में स्टोर करता है। सोचिए कि एक लंबी ट्रेन है जिसके हर डब्बे का साइज बिल्कुल एक जैसा है। और इंजन को पता है कि हर डिब्बा कहाँ है? बिल्कुल, सीपीयू को हर डिब्बे को खोलकर चेक नहीं करना पड़ता कि अंदर क्या है। वो बस एक के बाद एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है। जबकि पाइथन लिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, वहाँ हर एलिमेंट मेमोरी में कहीं भी हो सकता है और सीपीयू को उसे ढूंढने और आइडेंटिफाई करने में समय लगता है। इसी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की वजह से नमपाई अरेज कैलकुलेशंस में हजारों गुना ज्यादा तेज होते हैं। ये मेमोरी आर्किटेक्चर वाली बात सच में बहुत रोचक है। और इस स्रोत सामग्री में एक और ऐसी जानकारी है जो शुरुआत में थोड़ी हैरान करती है। कौन सी? नमपाई की ये जो इतनी तेज रफ्तार है वो दरअसल पाइथन की वजह से है ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसका असली कारण ये है कि बैकग्राउंड में इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन सी और फोर्ट्रान जैसी पुरानी लेकिन बेहद तेज प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया गया है। सही कहा। यानी जब कोई पाइथन में नमपाई का कोड लिखता है तो वो वास्तव में सी और फोर्ट्रान के हाईली ऑप्टिमाइज्ड इंजन को आदेश दे रहा होता है। और इसी इंजन की बुनियाद पर आज साइपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब जैसी पूरी आधुनिक लाइब्रेरीज टिकी हुई हैं। और इस इंजन का सबसे बड़ा हथियार उसका अरे ऑब्जेक्ट है, जिसे NDAR यानी एन डायमेंशनल अरे कहा जाता है, जो कि नमपाई का मुख्य फीचर है। हाँ, यही वो ढांचा है जो इस पूरी लाइब्रेरी को चलाता है। ये 1D हो सकता है जिसे हम वेक्टर्स कहते हैं, ये 2D हो सकता है जिसे मैट्रिसेस कहा जाता है, और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है ना? बिल्कुल। जिसे टेंसर्स कहते हैं। बड़े और जटिल डेटा सेट्स जैसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस या स्टॉक मार्केट के पिछले 10 साल के टिक बाय टिक डेटा को स्टोर करने के लिए ये ढांचा एकदम अनुकूल है। तो चलिए इन अरेज को बनाने के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। बिल्कुल। स्रोत में अरेज बनाने के कई तरीके बताए गए हैं। हाँ, काफी सारे तरीके हैं। जैसे लिस्ट या टपल से बनाना, np.array का इस्तेमाल करके। हाँ। पर जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है वो है बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल। हाँ, जैसे जीरोज और वंस।
बिल्कुल। डेटा एनालिसिस में कई बार हमें खाली ढांचे चाहिए होते हैं जिनके अंदर बाद में डेटा भरा जाएगा। इसके लिए नमपाई जीरोज और वंस जैसे फंक्शंस देता है जो इंस्टेंटली एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स तैयार कर देते हैं। जिसमें सिर्फ 0 या सिर्फ 1 भरा होता है। हाँ, बिना कोई लूप लगाए एक सिंगल कमांड से हजारों रोज और कॉलम्स का स्ट्रक्चर बन जाना काफी एफिशिएंट है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जीरोज और वंस वाले फंक्शंस सिर्फ मेमोरी एलोकेट करने का तरीका नहीं है, बल्कि आधुनिक मशीन लर्निंग की बुनियाद है। वो कैसे? जब न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जाते हैं तो उनके शुरुआती वेट्स सेट करने के लिए या इमेज प्रोसेसिंग में मास्क क्रिएट करने के लिए ऐसी ही मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना हर मॉडल ट्रेनिंग से पहले एक लंबा लूप चलाना पड़ता जो कंप्यूट पावर को बर्बाद करता। इसके अलावा डेटा के ग्रिड या सीक्वेंस बनाने के तरीके भी बहुत काम के लगते हैं, जैसे np.arrange या np.linspace जैसे फंक्शंस। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। अगर किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 1000 तक के इवनली स्पेस्ड कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैनुअली उन्हें जनरेट करने के बजाय ये फंक्शंस इंस्टेंटली एक परफेक्ट ग्रिड ले डाउन कर देते हैं। बिल्कुल। टाइम सीरीज डेटा जनरेट करना हो या फिजिक्स सिमुलेशंस में टाइम स्टेप्स बनाने हो, ये टूल्स डायरेक्टली मैथमेटिकल स्पेस को कोड में उतार देते हैं। और एक बार जब ये मैथमेटिकल स्पेस बन जाते हैं, तब शुरू होता है असली मैजिक, जिसे हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। हाँ, वेक्टराइजेशन ही असली गेम चेंजर है। एक आम प्रोग्रामिंग अप्रोच में अगर 1 मिलियन रोज के डेटा में किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो तो एक फॉर लूप लिखा जाएगा जो एक एक करके हर रो पर जाएगा, जो कि बहुत धीमा प्रोसेस है। बेहद धीमा। लेकिन नमपाई वेक्टराइजेशन का इस्तेमाल करता है। ये पूरे के पूरे एरे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह देखता है और ऑपरेशन को एक ही झटके में सी लेवल पर एग्जीक्यूट कर देता है। यानी लूप लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी फैक्ट्री में एक वर्कर एक एक करके बॉक्स पैक ना करे, बल्कि एक ऐसी असेंबली लाइन हो जो हजारों बॉक्सेस को एक ही बार में स्टैम्प कर दे। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी वेक्टराइजेशन की वजह से बेसिक गणितीय ऑपरेशंस जैसे np.mean, np.sum, np.max या np.min निकालना मैसिव डेटा सेट्स पर भी पलक झपकते ही हो जाते हैं। हाँ, मिली सेकेंड्स में। लेकिन यहाँ 2D अरेज के संदर्भ में एक टर्म बार बार आता है, एक्सिस, और लोग अक्सर रोज और कॉलम्स की कैलकुलेशंस में उलझ जाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरुआत में। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए एक 2D अरे है, तो उसमें एक्सिस इक्वल्स टू 0 का मतलब कॉलम के साथ गणना करना है और एक्सिस इक्वल्स टू 1 का मतलब रोज के साथ। इसे विजुअलाइज करना बहुत आसान है। इमेजिन कीजिए एक मैसिव फाइनेंशियल स्प्रेडशीट को जिसमें पिछले 5 साल का डेटा है। ठीक है। हर रो एक अलग ब्रांच को दर्शाती है और हर कॉलम एक अलग महीने की सेल्स को दर्शाता है। अब अगर किसी को हर महीने की टोटल सेल्स निकालनी हो, यानी कॉलम के हिसाब से कैलकुलेशन करनी हो, तो वो पैरामीटर में एक्सिस को 0 सेट करेगा, जो एरे को ऊपर से नीचे की तरफ कोलैप्स कर देगा। बिल्कुल। और अगर उसको हर एक ब्रांच की टोटल ईयरली परफॉर्मेंस देखनी हो तो वो एक्सिस को 1 सेट कर देगा, जिससे कैलकुलेशन लेफ्ट से राइट यानी रोज के अलोंग होगी। ये फीचर इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि डेटा का ओरिएंटेशन चेंज किए बिना सिर्फ एक पैरामीटर बदलकर हम डेटा को अलग-अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोत सामग्री में फोकस अब सांख्यिकीय विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिक्स पर शिफ्ट होता है। और हम जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट के पास जो रियल वर्ल्ड डेटा आता है वो कभी परफेक्टली क्लीन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ औसत यानी मीन निकाल लेने से डेटा की सच्चाई पता नहीं चलती। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यानी np.std और वेरिएंस यानी np.var जैसी मैट्रिक्स का कंप्यूटेशन नमपाई में नेटिवली ऑप्टिमाइज्ड है। इनका असली काम डेटा के फैलाव को मापना है ना? हाँ, एक डेटा साइंटिस्ट को ये जानने की जरूरत होती है कि डेटा अपने सेंटर से कितना बिखरा हुआ है। फाइनेंस में इसी बिखराव को वॉलेटिलिटी या रिस्क कहते हैं। समझ गया। अगर स्टॉक प्राइसेस का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है तो मतलब रिस्क ज्यादा है। नमपाई मैसिव हिस्टोरिकल डेटा सेट्स पर ये कैलकुलेशंस रियल टाइम में परफॉर्म कर सकता है, जिससे ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स इंस्टेंटली डिसीजन ले पाते हैं। और इसी के साथ आउटलायर्स को हैंडल करने का मुद्दा आता है। मीन यानी एवरेज आउटलायर से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। एक डेटा सेट में अगर एक अजीब सी बड़ी वैल्यू आ जाए तो पूरा एवरेज बिगड़ जाता है। इसलिए मीडियन और परसेंटाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। np.median और np.percentile
NumPy मैंने निकालना बेहद फास्ट है क्योंकि इसके पीछे के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स C भाषा में लिखे गए हैं। परसेंटाइल्स के जरिए हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरह से एक्सरे निकाल सकते हैं कि डेटा का 50th या 90th परसेंटाइल कहाँ खड़ा है। पर ये सब तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा हो गया। अगर हम इस एडवांस्ड कंप्यूटिंग के कोर में जाएं, जहां से वास्तव में आधुनिक AI पावर होता है, तो हमें वेक्टर्स और एडवांस लीनियर अलजेब्रा की तरफ रुख करना होगा। ये वो हिस्सा है जहां NumPy एक आम कैलकुलेटर से बढ़कर एक एडवांस्ड गणितीय इंजन बन जाता है। शुरुआत होती है वेक्टर ऑपरेशन से, जिसमें डॉट प्रोडक्ट सबसे अहम है। NP डॉट फंक्शन के जरिए। हाँ, जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ दो अरेज को मल्टीप्लाई करना नहीं है। कॉन्सेप्चुअली ये दो वेक्टर्स के बीच की सिमिलैरिटी को मापने का एक तरीका है जो एक सिंगल स्केलर वैल्यू देता है। जैसे आउटपुट 11 या 50 आ गया। बिल्कुल। अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें तो उनके अंदर आखिर हो क्या रहा है? हर लेयर में इनपुट डेटा का वेट्स के साथ लगातार डॉट प्रोडक्ट ही तो निकाला जा रहा है। सही बात है। एक आम डीप लर्निंग मॉडल 1 सेकंड में लाखों डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करता है। अगर NumPy जैसा वेक्टर ऑप्टिमाइज्ड फ्रेमवर्क ना हो तो आज का कोई भी लैंग्वेज मॉडल या इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर पाएगा। और वेक्टर्स के संदर्भ में एक और ऑपरेशन का बड़ा जिक्र है, क्रॉस प्रोडक्ट। जहां डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू देता है, वहां क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल लंबवत एक तीसरा नया वेक्टर पैदा करता है। इसका इस्तेमाल डेटा साइंस से ज्यादा 3D स्पेस में होता है, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स या गेमिंग इंजन्स में। हाँ, जब किसी 3D मॉडल पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, इसका पूरा कैलकुलेशन सरफेस के नॉर्मल वेक्टर पर निर्भर करता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलता है। इसके अलावा वेक्टर की लंबाई मापने के लिए मैग्नीट्यूड का भी इस्तेमाल होता है, जिसे यूक्लिडियन नॉर्म कहते हैं। NumPy में इसे np.linear.norm से निकाला जाता है। और एडिशन तथा सब्ट्रैक्शन तो एलिमेंट वाइज होते ही हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो वेक्टर मैग्नीट्यूड्स, डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स मिलकर पूरी ज्योमेट्री और फिजिक्स को कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन जब वेरिएबल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब हमें मैट्रिसेस और एडवांस मैट्रिक्स ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। स्रोत में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है, जिसके लिए @ ऑपरेटर या np.matul का उपयोग होता है। ये साधारण गुणा भाग नहीं है। नहीं, ये एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके जरिए कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हल किया जाता है। और इसके आगे डिटर्मिनेंट और इन्वर्स निकालने की क्षमता आती है। np.linear.nv का उपयोग करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना लीनियर अलजेब्रा में बेहद कॉम्प्यूटेशनली हैवी टास्क है, जिसे NumPy अपने C-लेवल ऑप्टिमाइजेशन के दम पर आसानी से संभाल लेता है। इन सभी मैट्रिक्स ऑपरेशंस में एक कॉन्सेप्ट ने सच में ध्यान खींचा, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। स्रोत में इनका कैलकुलेशन np.ilinac.ag फंक्शन से समझाया गया है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। आइगन वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी अपनी दिशा नहीं बदलते, सिर्फ उनका स्केल यानी आइगन वैल्यू बदल जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। ये सुनने में सिर्फ किताबी गणित जैसा लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? आइगन वेक्टर्स वास्तव में दुनिया की कुछ सबसे जटिल समस्याओं का हल है। उदाहरण के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग में जब किसी बड़े सस्पेंशन ब्रिज का स्टेबिलिटी एनालिसिस होता है, तो ये चेक किया जाता है कि हवा या भूकंप के झटकों से ब्रिज में कितना रेजोनेंस आएगा। अच्छा। ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज वास्तव में उन मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज ही होती हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जाएं तो पार्टिकल्स की एनर्जी स्टेट्स और उनका बिहेवियर पूरी तरह से आइगन वैल्यूज पर आधारित होता है। ये तो सच में बहुत बड़े स्तर की बात हो गई। और अगर टेक की दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण लें, गूगल का शुरुआती सर्च इंजन एल्गोरिदम, जिसे पेज रैंक कहते हैं, वेब पेजेस की रैंकिंग निकालने के लिए लगभग पूरे इंटरनेट के लिंकिंग स्ट्रक्चर को एक मैसिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया गया था। और फिर हर पेज की रैंक उस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल आइगन वेक्टर से तय होती थी। कमाल है। तो जब डेवलपर्स NumPy में आइगन वैल्यूज निकालने का कोड लिखते हैं, तो वो वास्तव में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसने आधुनिक इंटरनेट का रूप तय किया है। तो इस सब का आखिर अर्थ क्या है? अगर हम पीछे हटकर पूरे डेटा इकोसिस्टम को देखें तो एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या डेटा साइंस की दुनिया में NumPy ही एकमात्र विकल्प है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। क्या
आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले दौर में जहां हर रोज नए एआई मॉडल्स बन रहे हैं, हमारे पास इस लाइब्रेरी का कोई अन्य विकल्प नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसका सीधा जवाब है विकल्प मौजूद है, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? स्रोत के आधार पर देखें तो हमने साइपाई के बारे में सुना है, जो वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में स्टैंडर्ड है। लेकिन साइपाई खुद पूरी तरह से नमपाई पर ही आधारित है। और डेटा मैनिपुलेशन के लिए पांडास का इस्तेमाल होता है? हाँ, डेटा फ्रेम्स के बिना डेटा एनालिसिस सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन पैंडास का इंजन बैकएंड में डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए नमपाई एरेज का ही इस्तेमाल करता है। यहां तक कि अगर हम मशीन लर्निंग के दिग्गजों टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च की बात करें, जिन्होंने मॉडर्न एआई को संभव बनाया है, वहां भी यही पैटर्न दिखता है। बिल्कुल। इन दोनों फ्रेमवर्क्स के कोर में जो टेंसर्स होते हैं, उनका सिंटैक्स, उनकी इंडेक्सिंग और उनका गणितीय व्यवहार जानबूझकर नमपाई जैसा ही रखा गया है, ताकि जो डेवलपर नमपाई में काम करना जानता है, उसे इन मैसिव जीपीयू एक्सेलरेटेड लाइब्रेरीज को सीखने में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। यानी सारे आधुनिक विकल्प या तो नमपाई के ऊपर बने हैं या उसके काम करने के तरीके को कॉपी कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि नमपाई सिर्फ एक पैकेज नहीं रहा, ये गणितीय कंप्यूटिंग का स्टैंडर्ड बन चुका है। एक तरह से ये डेटा साइंस की लिंग्वा फ्रैंका बन गया है। इसके अरेज का स्ट्रक्चर इतना यूनिवर्सल हो गया है कि अलग-अलग लाइब्रेरीज और टूल्स एक दूसरे के साथ आसानी से डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं, क्योंकि वो सब अंदर से नमपाई को समझते हैं। इसलिए चाहे किसी को बेसिक मीन और वेरिएंस निकालना हो या किसी जटिल न्यूरल नेटवर्क की मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना हो, नमपाई का ज्ञान होना आगे बढ़ने की सबसे अहम शर्त है। बिल्कुल। ये टूल वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और जटिल गणनाओं को आसानी और तेजी से करने के लिए पूरी तरह से इंडिस्पेंसिबल है। ये पूरी चर्चा सच में इस लाइब्रेरी की कोर फिलॉसफी को सामने रखती है। वेक्टराइजेशन की ताकत, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की स्पीड और लीनियर अलजेब्रा को सीधे कोड में बदलने की क्षमता। और इस सब के पीछे वो ऑप्टिमाइजेशन जिसे सी और फोर्ट्रैन में बनाया गया था। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर हम इन स्रोतों का विश्लेषण करते हुए इस आखिरी विचार पर गौर करें, आज हम मशीन लर्निंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो लगता है कि भविष्य से आई हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम इन एडवांस सिस्टम्स के बिल्कुल कोर में जाते हैं, तो उनकी पूरी फाउंडेशन उन्हीं प्रोग्रामिंग भाषाओं की गणितीय लाइब्रेरीज और मेमोरी मैनेजमेंट पर टिकी है, जिन्हें दशकों पहले डेवलप किया गया था, जैसे कि फोर्ट्रैन और सी। ये तो है। तो अगर आधुनिक एआई और मशीन लर्निंग की पूरी नींव अतीत की इन भाषाओं की गति पर टिकी है, तो ये हमारी तकनीकी प्रगति के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है। गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। ये वाकई ऐसा गहरा विचार है जो पूरे टेक इकोसिस्टम को देखने का नजरिया बदल देता है। उम्मीद है कि अरेज, मैट्रिसेस, वेक्टराइजेशन और इन एडवांस गणितीय ऑपरेशंस पर हुई इस चर्चा से डेटा एनालिसिस के इस अदृश्य इंजन को समझने में एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। इन ऑपरेशंस के पीछे के मैकेनिक्स में जितना गहरा उतरा जाए, उतना ही कंप्यूटिंग की असल ताकत का पता चलता है। अब समय आ गया है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि डेटा साइंस और कंप्यूटिंग के इन कॉन्सेप्ट्स पर नए सवालों और जवाबों की खोज आगे भी जारी रहेगी। अगली चर्चा में ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।